आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अपना नेता मानने वालों, रहनुमा मानने वालों निकालाओ निकालाओ निकालाओ। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, एएसआई ने जो अब पेपर सामने आ रहे हैं वक्फ बोर्ड जेपीसी कमेटी के सामने, जो चीज लोगों ने आके पेपर सौंपे हैं, उसमें एएसआई ने जो अपनी बात रखी है वो चौंका देने वाली है। उस बात पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। पहले आप लोगों को दो वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो दोनों देखने के बाद अगर मेरे किसी मुसलमान भाई में बाल बराबर भी इज्जत और शर्म या जिल्लत होगी, बहुतों में होगी, पर मेरा कहने का मतलब यह है अगर बाल बराबर भी होगी तो उसे बहुत शर्म आएगी, उसे बहुत शर्म आएगी। आज के ये दो वीडियो देखने के बाद जो कंपाइल करके आप लोगों के लिए लाया हूं, एएसआई की रिपोर्ट में बाद में बात करूंगा। पहले ये वीडियो देखिए। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। साथियों, बिल्कुल आपने क्लियर सुना है। मैं अपनी मर्जी से किसी में ना शब्द ऐड करता हूं ना घटाता हूं कि उस बात का सार बदले। भाई ये बोल रहे हैं हमारे हैदराबाद के कि साहब ये हमारी इबादत है। अब वक्फ भी इनकी इबादत है और ये हमारी इबादत गांव को खत्म करना चाहते हैं, ये मस्जिदों को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, मस्जिदें खत्म हो गई, इबादत खत्म हो गई, तो इसका मतलब इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। और जो आदमी, एक मुसलमान जिसमें बाल बराबर भी अपने मजहब से प्यार हो या उसके लिए कोई एहसास हो, बाल बराबर भी, वो कम से कम उस आदमी से, जो आदमी उसके मजहब को, उसकी इबादत गांव को खत्म करना चाहता है, उसके अकीदे का दुश्मन है, वो आदमी, उस आदमी का, यानी वो मुसलमान उस आदमी का कितना बड़ा दुश्मन होगा। वो आदमी मुसलमान के लिए आप समझ लीजिए बिल्कुल फिरौन होगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई शब्द नहीं कर रहा हूं। जो चार मीनारा के सांसद ने बोला है उसी में बस अपनी बात ऐड करके आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा इलेबोरेट करके। होगा इतना ठीक है। अब ये क्लिप देख लीजिए। ये इस्लामिक कंट्री में वक्फ है, गिनाया जाता है, इसको बोले नॉन इस्लामिक कंट्री में वो भी गिना है। तो फिर मुझे याद आ रहा था, अब लेके नहीं गए, खूब करना चाहिए था। फोन करा दिया, इसको प्लेस ऑफ वर्शिप वाला करा और यही मेंबरान रहेंगे। ये नए चीजों में जाना चाह रहे थे, इनको मंत्री इनको जेपीसी में मजा आने लगा और कहे प्लेस ऑफ वर्शिप बैठ के चला। मतलब है जेपीसी में तो सेक्युलर से पक्का कहने इनके वोटर कुछ घट जाएंगे। वोटर की नहीं है, ये फंसे हुए थे। जी हाँ साथियों, अब भैया तुम लोग सुनने आ जाओ मुझे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चार मीनारा के अपना नेता मानने वालों, रहनुमा मानने वालों निकालाओ निकालाओ निकालाओ। अब ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, अब से ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है कि यार ये बताओ कि वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इबादत गांव के दुश्मन हैं, इस्लामी अकीदे के दुश्मन हैं, मस्जिदों के दुश्मन हैं, हमारे लिए वक्फ एक इबादत है। डायलॉग कहां से लिखवा के लाता है ये। हमारे लिए, हैदराबाद में भी तो फिल्म इंडस्ट्री काफी बड़ी है, तो हमारे लिए ये इबादत की तरह है हमारा वक्फ। आर्टिकल 14, 15, 16 वो 6-7 आर्टिकल रट लिए हैं। तो यार उन लोगों के साथ बैठ के
उन काफिर फिरौनों के साथ बैठ के तुम्हारा चार मीनारा का सांसद चाय पी रहा है और बिस्किट खा रहा है। अब तुम लोग कुछ सफाई देने के लिए, जिसमें जरा सी शर्म होगी वो तो ये वीडियो छोड़ के चला जाएगा या शीशे के सामने खड़े होकर शर्माएगा, ठीक, या जो बिल्कुल बेशरम होगा वो कहेगा भैया वो तो सांसद हैं, वो एक कमेटी है, वो एक कलीग्स हैं, वो आपस में ही मिलते जुलते हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं। कांग्रेस भाजपा से मिलती जुलती है, भाजपा के नेता सपा से मिलते जुलते हैं, सपा के नेता कांग्रेस से मिलते जुलते हैं, बीएसपी से मिलते जुलते हैं, सब मान लिया, बाहर भी मिलते जुलते हैं और अंदर भी मिलते जुलते हैं। लेकिन तुम यार उस आदमी के साथ बैठकर मौज ले रहे हो, उन लोगों के साथ बैठकर जो इस्लाम के दुश्मन है, इबादत गांव के दुश्मन है, तुम्हारे अकीदे के दुश्मन है, उनके साथ बैठ के चाय नाश्ता हा ही हू और माइक लगते ही हमारी इबादत गांव के लिए ये खतरा है, ये मेरी इबादत गाह है, पूरी कौम बाहर निकल आएगी, पूरे देश में लॉ, याद है लोकसभा के पटल पे खड़े हो क्या बोल रहा था, हमारे तो साहब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरे देश में हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी? जब तेरी चाय की टेबल पर नहीं हो रही तो देश में कैसे हो जाएगी? तेरी जब चाय की टेबल पे हा ही हो, देखो भैया दूबे हो गए या एनडीए वाले हो गए, उनकी तो सारी बातें माफ, क्योंकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं तुम्हारी इबादत गांव को छीनने के लिए, वक्फ की संपत्ति को छीनने के लिए, मस्जिदों और मदरसों को खत्म करने के लिए। वो तो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, इस मारे वो चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हाँ यू कर रहे हैं। वो तो तुम्हारे हिसाब से फिरौन काफिर हैं। तो यार तुम उनके साथ कैसे बैठ के चाय पी रहे हो और छिचोरा गर्दी कर रहे हो? ये जवाब तो कौम को दे दो, ये जवाब दो। यानी अगर जो थोड़े से निकल कर आएंगे समझाने के लिए, अगर मगर करने के लिए, यानी संसद और सांसदी में कॉमरेडशिप और कलीगशिप और मित्रता इस्लाम के खतरे से भी ऊपर हो गई, यानी इस्लाम के दुश्मनों से भी ऊपर हो गई हैं। ये जो कॉमरेडशिप है और आपस का प्यार है, जो बैठ के ही हू कर रहे हो और माइक लगते ही क्या बोल रहे हो, कुछ तो, अगर मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, कुछ तो जिस भी मुसलमान में, जिस भी, ये नहीं करा किसी में नहीं होगी, बाल बराबर भी शर्म होगी, बाल बराबर भी, वो आज बहुत शर्मिंदा होगा। और एक बात, इस वीडियो को डाउनलोड करके ट्विटर हैंडल पे या कहीं चार मीनारा के सांसद को भेजेगा जरूर कि तू पहले इस बात का जवाब दे। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये तो मजहब का जिहाद है। इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जो तू आके ऐलान करता है, उन्हीं के साथ बैठ के चाय नाश्ता कर रहा है, चाय नाश्ता कर रहा है। ये बात हर जगह लागू होती है, ये देश के दुश्मन पर लागू होती है, सनातन के दुश्मन पर लागू होती है। एक अच्छे सच्चे मुसलमान और जो जायज अपना इस देश में मजहब जी रहा है, जायज बिना नॉनसेंस करे, उसको कोई बर्बाद करने की अगर बात करेगा तो मैं उसके साथ बैठ के चाय नाश्ता नहीं करूंगा। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये तो बहुत गए गुजरे हैं यार, बड़े जलील हैं ये। जल्दी जाओ एक्स हैंडल पर और ये बात लिखो कि यार तुम कितने जलील हो, हम लोगों को बाहर निकल के जहां माइक लगता है भड़काने लगते हो। ठीक, इस्लाम के दुश्मनों के साथ बैठे हो, ये बात तो यहां खत्म हो गई। एएसआई की क्या रिपोर्ट आई है? एएसआई की ये रिपोर्ट आई है जो उन्होंने जेपीसी को दी है कि कुतुब मीनार में जो लोहे का स्तंभ है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, शॉर्ट बता रहा हूं, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहारा बीबी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा वगैरह वगैरह, ये सब वक्फ क्लेम कर रहा है। और शहरी विकास मंत्रालय से रिपोर्ट दी है जेपीसी को, वो दी है कि लैंड डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट लैंड डेवलपमेंट की जगहें थी वो 107 वक्फ के नाम करी गई हैं और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 130 वक्फ के नाम करी गई हैं। जानते हो साथियों, जो अब यहां पर मैं अपने हिंदू भाइयों से मुखातिब हूं, जानते हो हिंदू भाइयों, ये गेम क्या है? ये गेम क्या है? ये गेम है कि ये मान लिया गया है कि जिस संपत्ति पर कभी मुसलमान का हक था, कभी वो अपने आप वक्फ की है, जबकि वक्फ की परिभाषा ये है
कि जिस आदमी का उसकी जायज जमीन पर हक था, उसकी निजी संपत्ति पर, वो चीज अगर वो कह के इस्लाम या कौम के नाम समर्पित करता है तो वो वक्फ है, समर्पित करता है तो वो वक्फ है। इन्होंने ये मान लिया है, वक्फ बोर्ड वालों ने और कौम के नेताओं ने और सेकुलर पार्टियों ने, कि जो भी चीज मुसलमान से जुड़ी हुई है वो अपने आप वक्फ हो गई। ना, वहां से जो भी मुसलमान आया, भले मुगल आए, भले आक्रांता आए, भले सूफी आए, माना जाता है हम भी अशरफ हैं, हम भी इराक से और माँ के साइड से उस टाइम के अफगानिस्तान की तरफ से आए, ये मान लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है हम वहां से जायदाद लेके आए थे, ऐसा नहीं है वहां से जायदाद लेके आए थे या घोड़े लेके आए थे जो लीद की जगह सोने के शर्फियां गिराते थे। जो भी आया था, भले भारत से आज भी कोई कहीं अमेरिका जा रहा है पढ़ लिख के, वो एक बेहतर जिंदगी के लिए जा रहा है, वो बात अलग है, वहां वो पढ़ के जा रहा है, कंट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा है। कुछ लोग बेहतर जिंदगी के लिए जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका एंड ऑल में, लेकिन वहां जाके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन जा हर आदमी बेहतर जिंदगी के लिए आया है। इसीलिए बाहर से जो भी यहां पर गैर मुसलमान आए, मतलब मुसलमान आए, वो इस देश में बेहतर जिंदगी के लिए आए, जिस जिंदगी में वो जी रहे थे, भले हमारे घर के कोई लोग आए। फैक्ट, सच्चाई है। तो वो यहां आए, मान लीजिए उन्होंने यहां कुछ काम किया, कारोबार किया, धीरे धीरे, मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने आके यहां कुछ खाया कमाया, जैसे मेरे दादा थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने उससे कुछ खाया कमाया, अपनी कोई प्रॉपर्टी वक्फ दे दी, कोई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये कुतुब मीनार, ये फिरोज शाह कोटला, ये पुराना किला, ये आयरन पिलर वगैरह वगैरह, इवन ताजमहल, ये इस देश की संपत्ति पर बना है, इस देश की जमीन पर बना है और इस देश के लोगों के पैसे से बना है, लगान से बना है, टैक्स से बना है, ये तो तय है ना। तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की कैसे हो गई? और क्या कोई ऐसा वक्फनामा है जो शाहजहां करके गया था कि ये ताजमहल मैं वक्फ के नाम कर रहा हूं? मान ये लिया गया कि जो भी छोड़ के मुसलमान गया वो सब ऑटोमेटिक वक्फ हो गया ना। वक्फ की संपत्ति ऑटोमेटिक नहीं होती है जब तक देने वाला ये बिल्कुल क्लियरली कह के ना जाए कि मैं इस चीज को वक्फ करके जा रहा हूं। जैसे चार मीनारा का सांसद बोलता है एक दिन हिजामन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, मान लीजिए इस देश की हिजामन एक प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बन गई, वो तो उस टाइम के बाद देश में जो भी काम होंगे वो कह के चली जाएगी सारे वक्फ के हो गए। अगर मोदी जी मुसलमान होते वो तो ये भी कह देते कि मंगलयान वक्फ का हो गया, सारे जो एयरपोर्ट बने, जो हाईवे बने, जो चीजें बनी, वो सब वक्फ की हो गई ना। भले दौर बदल गया है, लेकिन देश की संपत्तियां जो बनती हैं वो उसी तरीके से बन रही हैं जैसे पहले बनती थी। पहले भी टैक्स से बनती थी, आज भी टैक्स से बन रही है। ना आज की बनी संपत्ति नरेंद्र मोदी की है, ना उस जमाने की बनी संपत्ति शाहजहां या इल्तुतमिश या गौरी या किसी की थी। बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस करके बता रहा हूं। वक्फ की संपत्ति सिर्फ वो हो सकती है जो जायज जमीन पर जायज कमाई से, 2 कंडीशन, तीसरी कंडीशन तुम बोल के गए हो कि ये मैं वक्फ को दे रहा हूं। तीनों कंडीशन जब तक नहीं मिलती तो कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं हो सकती। ताजमहल ले लो, मान लो अगर ताजमहल मुसलमानों ने बनवाया, मान लो अगर कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनाई, अपने आर्गुमेंट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाह रहा हूं। जितनी भी ये चीजें बनवाई गई हैं, अगर मान ले उस जमाने के हिसाब से कि ये जमीन वहां के बादशाह ने ली और बनवाना शुरू कर दिया, चलो इतनी बात मान ली, लेकिन वो चीज ना उस बादशाह की थी, ना वो पैसा बादशाह का लगा था, तो 3 में से 2 कंडीशन लागू नहीं होती कि वो चीज वक्फ की हो सकती है और ना वो बादशाह ने वक्फ के लिए दी। साथियों, ये था हिंदू भाइयों आपके लिए एक वैलिड पॉइंट और मुसलमानों को समझाने के लिए कि वक्फ में और मुसलमान की संपत्ति में दोनों में क्या फर्क है और वक्फ की प्रॉपर्टी होने के लिए प्रॉपर्टी में कौन कौन सी कंडीशन लागू होती हैं। और जाओ चार मीनार के हैंडल पर और लिखो कि जिनको तू कौम और इस्लाम और इबादत गाहों का दुश्मन बताता है, तेरी उनसे इतनी दोस्ती है, साथ में बैठ के चाय नाश्ता भी करता है। यानी दोस्ती से दोस्ती ऊपर हो गई और इस्लाम का खतरा नीचे हो गया और बाहर आके हम लोगों को भड़काता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।